हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज हाइड्रोजन इन वन सिंगल शॉट। वन ऑफ दोज टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आपको दिखेंगे। इसी कारण एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें से कोई टफ क्वेश्चन भी बन सकता है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन और ए रैंक, ईच क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप देखेंगे एक एक मार्क पे, एक सिंगल मार्क पे थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स होंगे, थाउजेंड्स ऑफ, नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ रैंक हो सकते हैं। ठीक है, तो उस समय तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रखता है। यहां पर तो कई क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो मेक श्योर करिएगा आप एक पीसफुल जगह में बैठे हो, आपने हेडफोन लगा रखे हो, ठीक है, एंड आपके पास कॉपी और पेन हो। स्टार्ट करते हैं जी। हम चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे H2 के बारे में। क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ने हैं ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन व्हेन इट कम्स टू डाई हाइड्रोजन। सर ये ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन होते क्या है? इट इज बेस्ड ऑन जैसे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, उसका अपना स्पिन होता है। सिमिलरली जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसके कारण न्यूक्लियस का भी अपना स्पिन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियस स्पिन। अगर दोनों न्यूक्लियस का स्पिन, डाई हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन होंगे, दोनों न्यूक्लियस का स्पिन या तो दोनों क्लॉकवाइज में हो या दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज में हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर दोनों न्यूक्लियस का स्पिन ऑपोजिट हो, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पैरा हाइड्रोजन। सर क्या ऑर्थो हाइड्रोजन लिखा तो वो भी H2 से जाएगा, पैरा हाइड्रोजन वो भी H2 से लिखा जाएगा। क्या इन दोनों में कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस होता है? लाइक ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए और ये ना करे, या ये ज्यादा कर जाए और ये कम करे? नहीं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चाहे ऑर्थो हाइड्रोजन हो या पैरा हाइड्रोजन हो, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम। फिर डिफरेंस क्या होता है इनमें? एक तो न्यूक्लियर स्पिन का, जिसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, जिनके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे ये देखिए, ऑर्थो हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोजन, और पैरा हाइड्रोजन की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो हाइड्रोजन। जब रूम टेम्परेचर पे मान लो हाइड्रोजन गैस आपने बनाई किसी कंटेनर में, ठीक है, और कंटेनर ऑब्वियसली गैस है तो कंटेनर में रखनी पड़ेगी, उसके अंदर कितनी ऑर्थो हाइड्रोजन होती है, कितनी पैरा हाइड्रोजन होती है? रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, 75% ऑर्थो होती है और 25% पैरा होती है। ठीक है सर, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो क्या ये ऑर्था और पैरा की कॉम्पोजिशन इंक्रीज या डिक्रीज होगी? चेंज होगी बेसिकली। यस, अगर आपने जो हाइड्रोजन बना रखी थी जिसके अंदर 75% ऑर्थो थी, 25% पैरा थी, अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? बहुत ही लो टेम्परेचर पे, अप्रोक्सीमेटली 20 केल्विन पे मैक्सिमम हाइड्रोजन पैरा में कन्वर्ट हो जाएगी और बहुत ही कम पोर्शन बचा होगा, दैट इज किसका? ऑर्थो हाइड्रोजन का। यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे तो पैरा की परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। ठीक, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है वो ये रहा। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन का डिफरेंस क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन स्पिन का डिफरेंस है? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में दो ही हैं, और एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्शन, नहीं। न्यूक्लियर चार्ज, क्या न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज अलग अलग है? नहीं, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज तो सेम ही है। फर्क किसका? प्रोटॉन के स्पिन का या न्यूक्लियस के स्पिन का, क्योंकि प्रोटॉन है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर ही तो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन H2 प्रिपेयर कैसे करेंगे? लैब मेथड्स हैं, कमर्शियल मेथड्स हैं। मेथड्स तो याद करने ही करने हैं, साथ में आपको यह भी याद करके जाना है कि कौन सा लैब मेथड है, कमर्शियल मेथड है, किससे हाई प्योरिटी का डाइहाइड्रोजन मिल सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं लैब मेथड। लैब मेथड में क्या दे रखा है? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सबसे पहले कैसे? जिंक में अगर आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करें तो बनेगा क्या? ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, क्या सर हमेशा एसिड का रिएक्शन मेटल से कराना पड़ेगा? नहीं, आप बेस का भी रिएक्शन करा सकते हो मेटल के साथ। ठीक है,
अब की बार क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, बैलेंस आप कर सकते हैं, ठीक है। क्या सर ये हर मेटल के साथ हो जाएगा कि आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओ या बेस के साथ रिएक्शन कराओ? नहीं, ये उनके साथ होगा जो कि एम्फोटेरिक मेटल होंगे, वो एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर भी और बेस के साथ रिएक्शन कराने पर ही क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस आप खुद करेंगे, मेरे ख्याल से बैलेंस कर ही रखा है मैंने, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, बैलेंस आप खुद करेंगे। बैलेंस हो रखा है, 1 जिंक 2 सोडियम 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बैलेंस है। दिस इज 1 1 1 1 1 एंड 1, ठीक। अच्छा, अगर मैं कहूं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन आपने अपने घर में भी कभी ना कभी जरूर करी होगी, ठीक है। पता है कैसे? When I was quite young, at your age and maybe younger than that also, ठीक है। घर में जो सिंक होता है, किचन का सिंक होता है, कभी कभी उसमें कुछ फूड वगैरह इतना जम जाता है, फैट्स के कारण भी, या फूड भी कई बार इतना जम जाता है कि वो जो पाइप होती है वो पूरी क्लॉग हो जाती है, जाम हो जाती है, ठीक है। फिर वो पानी नीचे नहीं जाता है। तो व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो हमारे घर में एक फिनोमेना होता था जो कि हर 4 5 6 मंथ्स बाद रिपीट होता था। उस समय एक केमिकल मार्केट से परचेज किया जाता था, जो अभी भी मेरे हाथ में है, ठीक है। हमारे घर पे ये परमानेंट ही रहता है, बचपन से लेके अभी तक। आपको शायद नजर आ रहा हो, थोड़ा आउट ऑफ फोकस नजर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है ड्रेन एक्स, DRANEX। उस समय व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, उस समय तो बहुत प्राइस कम था इसका, 2-3 रुपीज का, अब तो 25 रुपीज प्राइस लिखा हुआ है। ये है क्या? ये भी दो चीजों का मिक्सचर है। ये भी आपके 11th के सिलेबस की है रिएक्शन। कहां पे है, किस चैप्टर में है, मैं नहीं बताऊंगा। आज जो मेरा टॉपिक चल रहा है, मैं जानबूझ को उससे रिलेट करके बता देता हूं। इसके अंदर दो चीजों का मिक्सचर है। कौन कौन सी दो चीजों का? एक तो एल्यूमिनियम है और एक NaOH सॉलिड फॉर्म में है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंक की वो पाइप पे डालेंगे जहां पर वो क्लॉग हुआ है, पूरा जमा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से टैप वाटर, मतलब कि नल खोल देंगे, पानी जाएगा उसके अंदर, क्या ये एक्वस NaOH ही बन गया ना? क्या ऐसी ही रिएक्शन होगी? क्योंकि एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक मेटल है, क्या बनाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ये सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। तो जैसे ही आप इसको पाइप में डालेंगे, एक तो ये बनेगा प्रेसिपिटेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी बहुत हाई प्रेशर से। वो हाई प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर पाइप के अंदर कुछ जमा भी हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें पानी मारते हैं और सारा का सारा जो है वो जो फूड आइटम्स जमी होती हैं वो आगे चली जाती हैं और पाइप पूरी खुल जाती है, ठीक है। एंड ये रहा हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, आपने सामने कर ली है, ठीक है। हम घर पे ड्रेनेक्स रहने का कारण अब ये नहीं है कि क्या आपकी घर की पाइप अभी भी ऐसे ही रहती है, नहीं। अब तो घर पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं हाइड्रोजन बनाने का या किसी और चीज़ बनाने का, तो उसके लिए घर पे पड़ा हुआ है ये। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स में तो कुछ भी लिख ली जाती हैं, बट जब आप उनको करके देखते हैं तो आपके लिए फिनोमेना कुछ और ही होता है। जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस घर पे बनाया, तो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। और वाकई 100% अगर प्योर होगी तो ऑर्डरलेस ही होगी, बट इसमें तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह भी होंगी साथ में, और शायद और भी कोई गैस साथ में रिलीज होती हो अगर इम्प्योरिटीज होंगी इसके अंदर तो, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन गैस बनती है ना, जो इससे बनती है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है उसकी, बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। एंड डू नॉट ट्राई दिस एट होम। घर पे ट्राई मत करके देखिएगा कि सर ने बोला था, बिकॉज हाइड्रोजन फ्लेमेबल नेचर की होती है। कहीं पास में अगर कोई आग वगैरह जल रही होगी तो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स, है ना, ठीक है। चलिए, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कमर्शियली हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। पहला, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर लीजिए, उसके अंदर 2 ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए और उन दोनों को आप अटैच कर दीजिए बैटरी से, ठीक। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी एनोड पे। ये कैथोड पे और ये एनोड पे। क्या सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से ही ये बन सकता है, किसी और की इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं बन सकता? तो सबसे पहले बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, दैट इज एक्वस
NaCl। क्या आपको पता है इसके अंदर दो कैटायन है, कौन कौन से, एक Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा, बाय रिडक्शन, दैट इज हाइड्रोजन। एनोड पर कौन डिपॉजिट होगा, बाय ऑक्सीडेशन, दैट इज दो एनायन है इसके अंदर, एक Cl नेगेटिव एक OH नेगेटिव आयन, कौन होगा, Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, Cl2 गैस, ये डिपॉजिट होगा एनोड पे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्या सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक कैटायन है एक एनायन डिपॉजिट हो गया, एक कैटायन एक एनायन बच गया, कौन सा बच गया, एक तो बच गया Na पॉजिटिव आयन बच गया, दूसरा OH नेगेटिव आयन बच गया। क्या एक्वस NaOH is formed along in this reaction, therefore solution is कौन सी नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, पता ही है ये बेस है, सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, देयरफॉर पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज, पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक, ठीक है। एक और इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर सकते हैं, पहले मैं बता दूं, वो कर सकते हैं आप बेरियम क्लोराइड्स की एक्वस से या बेरियम हाइड्रोक्साइड से, उससे जो हाइड्रोजन बनता है वो ऑलमोस्ट 99% से भी बहुत ज्यादा प्योर होता है, ठीक है। तो बहुत प्योर हाइड्रोजन बनाओ तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं हम बेरियम के कंपाउंड्स का, ठीक है। वापिस आ रहे हैं, नेक्स्ट मेथड, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक। स्टीम सबको पता है किसे बोलते हैं, जब भी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, स्टीम बोलेंगे। ये रही स्टीम। कोक के ऊपर अगर आप पास करेंगे, टेम्परेचर दे रखा है, कैटलिस्ट दे रखा है, दो गैस बनेंगी, कौन सी, CO गैस प्लस H2 गैस। इन दोनों के मिक्सचर को हम वाटर गैस भी बोलते हैं या सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो CO है ये कुछ वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो CO बना है, जो CO बना है उसमें उसको दोबारा स्टीम में से पास कर देते हैं 673 केल्विन पे, और आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस पे CO जो था वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और देखो और हाइड्रोजन बन जाएगी, ठीक है। नहीं तो CO क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता, वैसे भी पॉइजनस गैस होती है ये, ठीक है, तो वेस्ट ही होनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसी CO को कलेक्ट किया, दोबारा उसमें से स्टीम पास करी, किस टेम्परेचर पे, क्या कैटलिस्ट पे, CO तो CO2 में कन्वर्ट हो गया, वाटर से दोबारा क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन। तो इधर से भी हाइड्रोजन मिल गया और इधर से भी हाइड्रोजन मिल गया। इसको सिन गैस या वाटर गैस इस कारण बोलते हैं, सिन का मतलब है सिंथेसिस गैस, क्योंकि ये बहुत सारे और कंपाउंड बनाने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और जो नीचे रिएक्शन लिखी है इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। शिफ्ट रिएक्शन इस कारण क्योंकि फिर वही CO जो था वो वेस्ट हो जाता, उससे हमने और हाइड्रोजन बना लिए, ठीक। ये देखिए जो अभी अभी समझाया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्या कि हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाया जा सकता है हाई प्योरिटी डाइहाइड्रोजन, अभी अभी बताया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करके 99.95% से भी ज्यादा की प्योरिटी होती है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इस, ये भी अभी अभी करिए, जानबूझ के साथ साथ मैं क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से इस साल मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जो आज ही कराएंगे हम लोग, ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा कि आप वो उनको समझे भी और उनको करके भी आए फाइनल एग्जाम में। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन इस, क्या थी वो, कि जो CO गैस बनी थी उसको फिर वाटर में से पास कर दिया था, स्टीम में से पास कर दिया था 673 केल्विन पे आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में, और क्या बन गया था, CO2 एंड H2। क्या वो यही रिएक्शन थी फर्स्ट वाली, CO गैस प्लस H2O गैस विल गिव यू CO2 प्लस H2, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। नाउ लेट्स टॉक टू द नेक्स्ट, क्या, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड विद, जब सेम अमाउंट जिंक का ट्रीट किया गया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड सोडियम जिंकेट के साथ, तो बताओ जो वॉल्यूम निकलेगी हाइड्रोजन की वो किस रेशो में होगी। अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया जी हम लोगों ने, इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्या ये बैलेंस्ड है, यस सर बैलेंस्ड है। एक्वस NaOH 2 था यहां पे,
बना था सोडियम जिंकेट साथ में हाइड्रोजन। देखिए बैलेंस है, यस। तो इन्होंने बोला कि जिंक का अमाउंट सेम है, यहां पर भी जिंक 1 मोल है, यहां पर भी जिंक 1 मोल है। क्या हाइड्रोजन यहां पर भी 1 मोल निकल रही है और यहां पर भी 1 मोल निकल रही है? यस सर। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ये होगा 1:1। H2SO4 से भी 1 मोल निकलेगा और अगर एक्वस NaOH होगा उससे भी 1 मोल ही निकलेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करेंगे बारी बारी से। सबसे पहला है रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। ये 11th 12th में आप कई बार पढ़ते हैं, 10th में भी इवन पढ़ते हैं। मैं पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूं फिर मैं क्वेश्चन करता हूं इसके ऊपर, ठीक है? क्या हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा था मेटलर्जी में और 12th में भी पढ़ा है मेटलर्जी में? क्या कि हाइड्रोजन इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कुछ मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है मेटल में एंड वाटर में। जैसे ये रहा कॉपर ऑक्साइड, यहां पर हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा कॉपर में और साथ में क्या बना लेगा? H2O। क्या सिर्फ यही एक एग्जांपल है? नहीं, दैट इज लेड ऑक्साइड। हीट करेंगे क्या बन जाएगा? लेड प्लस H2O। और यहां पर अगर हम बात करें, ये भी लेड आयन है, ये भी रिड्यूस कर, ये भी तो लेड आयन ही था, ये भी तो लेड आयन ही था, +2 से प्लस, सिमिलरली ये भी Pb और साथ में मैं इसको लिखूंगा नहीं, वैसे 2H पॉजिटिव आयन लिख सकता हूं यहां पे, क्योंकि H2O नहीं लिख सकता ना, फिर उसके लिए यहां पर O होना चाहिए था। हाँ यहां पर O होता तब मैं H2O लिख देता, तब कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बट अभी आयन की फॉर्म में है तो मुझे जो भी वो बनेगा H, उसको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? आयन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2H पॉजिटिव आयन, ठीक है? तो मेटल ऑक्साइड्स हो या मेटल आयंस हो, उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है? हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट और उनको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बहुत बार पढ़ा है हम लोगों ने, ऑर्गेनिक में भी और 10th में भी। क्या चाहे एल्कीनो या एल्काइनो, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटलिस्ट, ठीक है, तो क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो रिड्यूस हो जाती है सिंगल बॉन्ड में। हालांकि कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? तो जैसे एल्कीन है, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये टूट जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहां पर भी एक H आ जाएगा, यहां पर भी एक H आ जाएगा, यानी कि एल्कीन्स से क्या बन जाएगा? एल्कीन्स। इसे हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं एल्कीन का, ठीक? एक इसी में और पढ़ना है वेरिएशन हमें, क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है? वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है? इनका हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो क्या बनता है? वेजिटेबल घी बनता है, डालडा वगैरह नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बनता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। वेजिटेबल ऑयल बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड होता है। सर अनसैचुरेटेड का मतलब उसके अंदर कार्बन कार्बन बहुत सारी डबल बॉन्ड होती हैं या ट्रिपल बॉन्ड होती है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना, ठीक है? तो वेजिटेबल ऑयल का मतलब है इसके पास बहुत सारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगी, बहुत सारी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगी, ठीक? हाइड्रोजन करता क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। बट आपने हाइड्रोजन की उतनी क्वांटिटी ऐड करी है, उतनी क्वांटिटी ऐड करी है कि कुछ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारी नहीं, कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं होता, थोड़ा सा अनसैचुरेशन तो इसमें भी होती है, ठीक है? तो क्या होगा? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, ये वही रिएक्शन है जो अभी अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ी है। डबल बॉन्ड होंगी या ट्रिपल बॉन्ड होंगी तो वो रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में, टू सर्टन एक्सटेंट। ये नहीं कि इसके अंदर अगर 1 अरब डबल बॉन्ड्स थी, 5 अरब ट्रिपल बॉन्ड थी तो सारी सारी सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसमें से कुछ हो जाएंगी, कुछ बच जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। एक और है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। सर ये क्या होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन? पहले तो यही समझे। हाइड्रोजिनेशन क्या था? डबल बॉन्ड टूटेगी, एक जगह पे H जाएगा, दूसरी जगह पे H जाएगा, ठीक है? हाइड्रोफॉर्माइलेशन क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगी, सिंगल में कन्वर्ट होगी, डबल बॉन्ड टूटेगी, सिंगल में कन्वर्ट होगी और क्या बनेगा? H एंड CHO। एक जगह पर H जाएगा, एक जगह पर CHO जाएगा। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, फॉर्माइलेशन का मतलब है ये फॉर्माइल ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ ए सूटेबल कैटलिस्ट, ठीक है? ऑफ ऑलिफिन्स। सर ऑलिफिन्स क्या होते हैं? दैट इज एल्कीन। और इससे बनेगा क्या?
एल्डिहाइड बनेगा। बनाते हैं एल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे, जरा देखिए, क्या यहां पर एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक ही जगह पे है, ठीक है सर, इसको तोड़ दिया सर, एक जगह पर H आ जाएगा, एक जगह पर CHO आ जाएगा, हाइड्रो फॉर्माइलेशन, ठीक है। एल्कीन से क्या बन गया, दैट इज एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा रखा है, उसका रीजन है कि नीट 2016 में आया था, आपके सामने ही है, ठीक है, बट इसके एक से ज्यादा आंसर्स थे। वो कौन कौन से थे बात करते हैं, ठीक है। अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। अच्छा, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, पहले तो ये दिमाग में रखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन H2 के बारे में बात हो रही है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं सर, हाइड्रोजन एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने क्वेश्चन नहीं किया, मेटल ऑक्साइड्स को या मेटल आयंस को, ठीक है, वो रिड्यूस कर देता है किसमें, मेटल में और H2O में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, यानी कि ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑन विच ट्रीटियम इज द मोस्ट कॉमन। क्या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं? यस। एक का नाम होता है H, जिसे प्रोटियम भी बोलते हैं, एक का नाम होता है D, जिसे ड्यूटीरियम भी बोलते हैं, और एक का नाम होता है ट्रीटियम, जिसको T से भी डिनोट किया जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता ही है। इनमें सबसे कॉमन ये होता है, H होता है, फिर उससे कम क्वांटिटी में ये पाया जाता है, और ये सबसे कम पाया जाता है, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है, ट्रीटियम, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं? यस। जिसमें से ट्रीटियम मोस्ट कॉमन है? नहीं सर, प्रोटियम, जिसे आपने H से लिखा है, वो मोस्ट कॉमन है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी हमारा आंसर हो गया। हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज ए कैटायन इन आयनिक सॉल्ट्स। ये स्टेटमेंट जो है आयनिक सॉल्ट्स में, क्या ये एक आयनिक सॉल्ट है? यस सर, ठीक है। क्या इसमें हाइड्रोजन एनायन की तरह काम कर रहा है? यस सर। क्या इसी तरह का आप क्लोराइड के साथ या किसी और के साथ बना सकते हैं? यस, ठीक है। उनमें वो कैटायन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन नेवर एक्ट ऐसे कैटायन, हाँ, कैटायन की तरह एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर HCl रखूंगा तो यहां पर तो H+1 आ जाएगा ना, तो और ये सॉल्ट नहीं है, ये तो एसिड है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट फ्रीली इन द सॉल्यूशन, पता ही है, जैसे HCl है, उसको अगर वाटर में डालेंगे तो पता है ना क्या बनता है, ये H पॉजिटिव आयन इसके पास चला जाता है, क्या बन जाता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या बनेगा, क्लोराइड आयन, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है, A भी और B भी, और दोनों ही करेक्ट आंसर्स थे, ठीक है। इसी कारण मैंने स्टार लगा रखा है कि ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था उस ईयर, नीट 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्राइड्स। सर ये हाइड्राइड्स होती क्या है, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट बन के आता है उसे क्या बोलते हैं आप, हाइड्राइड्स, जिनमें सबसे पहला पढ़ना है हम लोगों को, दैट इज आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स। सेलाइन का मतलब क्या होता है, आयनिक का मतलब तो पता ही, आयनिक कंपाउंड होंगे। सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। इनकी स्ट्रक्चर भी सबकी NaCl जैसी होती है, ठीक है। ये है क्या, पहले वो सुनिए। आयनिक हाइड्राइड्स तब बनती हैं जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है या तो एल्कली मेटल्स के साथ, जिनको आप फर्स्ट ग्रुप के मेटल बोलते हो, या एल्कालाइन अर्थ मेटल्स के साथ, जिनको आप सेकंड ग्रुप के मेटल भी बोलते हो, ठीक है। वही लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय S ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप वाले और सेकंड ग्रुप वाले, वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। कम यानी कि जो हाइड्राइड बन के आएंगी वो आयनिक इन नेचर होंगी। बट 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें, कौन कौन से, एक तो लिथियम, एक बेरिलियम और एक मैग्नीशियम। ये आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ये कौन सी हाइड्राइड बनाते हैं, कोवलेंट बनाते हैं, ठीक है। डू नॉट फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। सर क्यों बनाते हैं कोवलेंट, क्या हमने केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल पढ़ा था? यस सर। तो कोई भी आयनिक होगा या कोवलेंट होगा, उसका रीजन हमने उसमें पढ़ लिया था, मैं यहां पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये तीनों कोवलेंट बनाते हैं, ठीक है। इवन इनमें से ये दो, बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये तो पॉलीमेरिक नेचर के भी होती है। कोवलेंट तो है ही और पॉलीमेरिक भी है। सर पॉलीमेरिक क्या होता है, पॉलीमेरिक का मतलब है एक बेरिलियम हाइड्राइड दूसरे बेरिलियम हाइड्राइड से जुड़ा होगा, वो थर्ड से जुड़ा होगा, फोर्थ से, फिर वो फिफ्थ से, सिक्स्थ से, ठीक ऐसे ही करोड़ों अरबों बेरिलियम हाइड्राइड आपस में जुड़े होंगे। सर इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी वो भी हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज इन S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, किसके बारे में, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में।
नेक्स्ट है कोवलेंट हाइड्राइड्स या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ये कौन से एलिमेंट बनाते हैं? ये बनाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। कौन? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहां से तक होते हैं? 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक। ठीक है, 18th ग्रुप वाले तो आपको पता ही है रिएक्ट नहीं करेंगे नॉर्मल गैसेस से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ही पढ़ रहे हैं, उनके आगे टाइप्स हैं 3 टाइप के। पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ये कौन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड? 13th ग्रुप के हाइड्राइड्स। सर एग्जांपल दीजिए, जैसे ये देखिए BH3। क्या बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? यस सर। हर एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा? यस सर। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों ने बॉन्ड बना ली। क्या बॉन्ड बनाने के बाद बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, तो क्या ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? यस सर। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड के इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। ठीक, इसी कारण ये BH3 की फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर बना देता है B2H6। अगर ये स्टेबल होता तो ये डाइमर ना बनाता। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। प्रिसाइज का मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। कौन से एग्जांपल है इसके? 14th ग्रुप की हाइड्राइड। सर एग्जांपल समझाइए। जैसे ये देखिए मीथेन। क्या कार्बन 14th ग्रुप का है? यस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, क्या चारों जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, कार्बन के, वो बॉन्ड बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन से? यस सर। क्या कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? यस सर। इसका मतलब कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। इसी कारण ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। ये कौन कौन बनाते हैं? 15th ग्रुप के एलिमेंट, 16th ग्रुप के एलिमेंट और 17th ग्रुप के एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? कि अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया है, फिर भी इनके पास लोन पेयर बचा हुआ है जो ये किसी को डोनेट कर सकते हैं। जैसे 15th ग्रुप में से एग्जांपल रख लेते हैं अमोनिया का। क्या लोन पेयर बचा हुआ है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहां पे, बट फिर भी यहां पर लोन पेयर बचा हुआ है, तो डोनेट कर सकता है किसी को। सिमिलरली 16th ग्रुप में H2O लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है यहां पे, ठीक है, फिर भी लोन पेयर बचा हुआ है। और कौन सा लिख लें? HCl लिख लेते हैं। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी यहां पर लोन पेयर बचा हुआ है, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइप के हाइड्राइड्स हैं कौन सी? मेटालिक, या इनको नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। सर ये कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक वाले कौन सी बनाते थे? आयनिक हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक वाले कौन सी बनाते थे? दैट इज कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक है, बीच में जो रह गए दैट इज डी ब्लॉक वाले, एंड नीचे जो पीरियोडिक टेबल में रह गए एफ ब्लॉक वाले, वो कौन सी हाइड्राइड बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कह लो या नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कह लो। ठीक है, या मेटालिक हाइड्राइड्स बोल सकते हैं। कौन बनाता है? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से ग्रुप से होते हैं? ठीक है, 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक। 1-2 वाले एस ब्लॉक, 13th से 18th वाले पी ब्लॉक, और 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप वाले कौन से होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट। सर एफ ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक वालों का भी ग्रुप हम 3rd ही कंसिडर करते हैं, तो ये कौन बनाते हैं? 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप वाले। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट दैट इज हाइड्राइड गैप, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ये हाइड्राइड गैप है क्या? इतना तो पता चल गया पीरियोडिक टेबल में कि ये 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाली हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक, 3rd ग्रुप में से सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। 4th ग्रुप में से भी सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। 5th ग्रुप में से भी सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। 3rd, 4th, 5th सारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। ठीक, ऑल। 6th ग्रुप में से, यहां पर 6th ग्रुप में से सिर्फ क्रोमियम रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ। सिर्फ क्रोमियम के नीचे होता है मॉलिबेंडम, वो रिएक्ट नहीं करता। टंगस्टन वो रिएक्ट नहीं करता जनरल कंडीशंस पे। ठीक है, तो ये सिर्फ 6th रिएक्ट करेगा। उसके बाद 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, 9th ग्रुप, इन तीनों ग्रुप्स में से नन ऑफ द एलिमेंट्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3rd, 4th, 5th के सारे रिएक्ट करेंगे। 6th में से सिर्फ क्रोमियम रिएक्ट करेगा। 7th, 8th, 9th में से कोई सा भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट
नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी को क्या, फिर 10th वाले से फिर दोबारा रिएक्ट करना शुरू करेंगे। ये जो बीच में गैप आ गया ना 7th 8th 9th वाला, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्राइड गैप, ठीक है। सो हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ 7th 8th एंड 9th ग्रुप, ठीक। सर ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक होते हैं। सर नॉन स्टोशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये अपने फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे ये देखो बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है लैंथेनम का फॉर्मूला, लैंथेनम हाइड्राइड का, दैट इज हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा हुआ है 2.87। कहने का मतलब है एक लैंथेनम जो है वो 2.87 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज यहां पर जो लेंथेनम है ना, जितने भी, जैसे मान लो 1 के साथ 2.87 लिखा है, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथेनम 1 था, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 100 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2.87 थे, मल्टीप्लाई करने के बाद 287 हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है 100 लेंथेनम 287 हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। सर कैसे जुड़े होंगे वो बताइए। जितने भी लेंथेनम आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनमें से कुछ जो है वो +1 वाले होंगे, कुछ जो है वो क्या होंगे +2 वाले होंगे। तो वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण ये वैल्यू 2.87 आ रही है। सिमिलरली YB के लिए भी लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें बतानी है वो ये कि जो भी ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स होती हैं, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं करती हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। चलिए जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। बनाता ही नहीं है। कौन कौन सा नहीं बनाता, 7th वाला नहीं बनाता, 8th वाला नहीं बनाता, 9th वाला नहीं बनाता। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइड्राइड्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन डज नॉट होल्ड गुड। ठीक है, किसमें, जो अभी अभी पढ़ी थी, मेटालिक कह लो या नॉन स्टोशियोमेट्रिक कह लो या इंटरस्टिशियल कह लो। यहां पर कोई दे रखी है उनमें से एग्जांपल, ये रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटालिक हाइड्राइड। 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप वालों में लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट वाटर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो वाटर की प्रिपरेशन, उसके बारे में तो पता ही है आप लोगों को, नेचुरल सोर्स से भी वाटर मिल सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। प्योर वाटर कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है, ठीक है। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बॉयल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कब, जब बाहर का प्रेशर कितना होगा 1 atm, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये बात समझने वाली है, मैं समझाता हूं पीछे, ठीक है। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना तो पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या क्यों आया, ये देखो, ये है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो डॉटेड डॉटेड शो कर रखी है। एक वाटर मॉलिक्यूल हमेशा मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बना सकता है। एक ये नजर आ रही है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये नजर आ रही है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर यहां पर तो एक वाटर मॉलिक्यूल ने सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, नहीं, ये इसने आगे भी तो बना रखी होंगी किसी और वाटर के साथ। अगर पीछे बना रखी हैं तो आगे भी तो बना रखी होंगी, OH डेल्टा। तो देख सकते हैं ये रहा एक वाटर मॉलिक्यूल, इसने मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी बना सकता है, ये 4। वो जो पॉइंट लिखा हुआ था उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ही वाटर का क्या क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू H2S एंड H2SC, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में लाइक कोई पूछ ले कि वाटर लिक्विड होता है, बताओ H2O लिक्विड होता है, H2S गैस होता है, बताइए कैसे, हालांकि दोनों ही सेम ग्रुप में पाए जाते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि वाटर में क्या होती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। द हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट कैपेसिटी, ठीक है, वाटर की आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लिविंग बींग्स, ठीक है। क्या देख रहे हो, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। जब भी आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तो जितनी भी हीट अपना
हीट के कारण होती है, ठीक है। हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि इसको वाटर से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे क्या बोलेंगे आप, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, काफी ज्यादा होती है। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर आपके सामने ही है, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछ ले, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 कहने वाला हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, आप बेंट बोल सकते हैं इसे। सर इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बताया था ज्योमेट्री क्या होता है, जितने भी लोन पेयर हैं अगर वो बॉन्ड पेयर होते, जितने भी लोन पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं 2, अगर वो भी बॉन्ड पेयर होते तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो जाते 4, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर किसके होते हैं, टेट्राहेड्रल के। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ आइस के बारे में बात करते हैं। आइस की केज टाइप स्ट्रक्चर होती है बेटा, क्या बोला मैंने, केज टाइप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दैट इज डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। इसी कारण आइस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, इसी कारण आइस की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण। और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनती हुई, ये देख रहे हो, ये केज टाइप बन गई है अंदर, ये केज लाइक स्ट्रक्चर। इसी कारण वॉल्यूम ऑफ आइस क्वाइट हाई, वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम बेटा। डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि डेंसिटी यही तो होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक। डेंसिटी कम होती है, इसी कारण तो आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। आइस जो है वो वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, ठीक। डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, कैसे प्रूव करेंगे आप, ठीक है। आपको पता है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाएगी आइस, ठीक है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आते हुए जितनी भी हीट मिलेगी, जितनी भी हीट मिलेगी, आप गर्म कर रहे हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस आने पर आप हीट कर रहे हैं उसे, ठीक है। जितनी भी हीट मिलेगी वो सारी की सारी हीट यहां पर यूज होगी, ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने में, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड, ये केज लाइक स्ट्रक्चर तोड़ने में, ये तोड़ने में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पर ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड, ये केज लाइक स्ट्रक्चर टूटती जाएगी। इसका मतलब ऑन मूविंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर गेट्स ब्रोकन, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आते जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण वॉल्यूम क्या होती जाएगी, डिक्रीज। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी बेटा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी बेटा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। इसी कारण 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सिर्फ 4 के बाद क्या होगा, जो 0 से 4 चल रहा है उसके बाद भी वही होना चाहिए, नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जितनी भी हीट मिलेगी वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, वाटर मॉलिक्यूल को मिलेगी तो वो मूव करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अगर ज्यादा मूव करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अभी अभी बताया था मैक्सिमम बॉन्ड्स कितनी बना सकता है, दैट इज 4 बना सकता है वो, ठीक है। और ऐसी कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को एम्फोटेरिक नेचर। वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी कि जब एसिड के साथ एक्ट करेगा बेस की तरह काम करेगा, बेस के साथ एक्ट करेगा एसिड की तरह काम करेगा। जैसे ये देखिए, वाटर में HCl डाल दीजिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, और वाटर क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है।
जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते थे वो क्या कहलाते थे, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस कहलाते थे। ठीक, और यहां पर देखो जरा, जब वाटर में बेस ऐड किया, ये एसिड है पता ही है, और ये हमने क्या ऐड किया, बेस। अब बेस के साथ एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह काम करेगा, यानी कि H पॉजिटिव आयन दे देगा। एसिड वही होते थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड जो H पॉजिटिव आयन दे देते थे। अगर ये H पॉजिटिव आयन दे देगा तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन। और ये क्या बन जाएगा, NH3। अगर H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो NH4 पॉजिटिव आयन। तो साफ पता चल गया इससे वाटर कौन सी नेचर का होता है, दैट इज एम्फोटेरिक। नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम भी करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। एग्जांपल आपके सामने समझाते हैं कैसे। सबसे पहले सोडियम में अगर वाटर डालोगे, पता ही है रिएक्शन काफी एक्सप्लोजिव होती है। अगर बैलेंस करना होगा तो फिर यहां पर 2 लगा दूंगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन। 2 उधर चला गया, 2 उधर, हाँ ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, देख रहे हो। सोडियम को 0 से +1 में ले गया, यानी कि उसे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहां पर देखो फ्लोरीन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक, तो फ्लोरीन को तो क्या कर दिया, रिड्यूस, और खुद क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडाइज। जो किसी चीज को रिड्यूस कर देता है वो कौन सा एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर वाटर कैसे एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और यहां पर कैसे एक्ट कर रहा है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ रिएक्शन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, कई मेटालिक ऑक्साइड्स, सॉरी कई ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, कई ऑक्साइड्स और हैलाइड्स के साथ हाइड्रोलाइज करके, ठीक है, ये क्या क्या बनाता है, देखो जरा। वाटर हाइड्रोलाइसिस ऑक्साइड्स एंड हैलाइड्स, किसकी, नॉन मेटल्स की, फॉर्मिंग देयर एसिड्स। P4O10 वाटर से हाइड्रोलाइज होने के बाद पता क्या बनाता है, 4 है ना, P4 है, तो 4H3PO4 अपना एसिड बना लिया। SO3 और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, दैट इज H2SO4 अपना एसिड बना लिया। सल्फर ने भी। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी इसके साथ मिलके क्या बनाता है, SiO2, साथ में 2 2 4 4 मतलब 4HCl। ठीक है सर, इसको भी वही बनाना चाहिए था, SiOH4 बनाया वही था, उसमें से H2O फिर दोबारा निकल गए। ठीक है, एंड दिस इज हाउ हाइड्रोलाइसिस, जो किसका, एक तो ऑक्साइड्स का और हैलाइड्स का। नेक्स्ट है वाटर हाइड्रोलाइज। वाटर हाइड्रोलाइज कर देता है, किस किस को कर देता है, एक तो कार्बाइड्स को। सर कार्बाइड क्या होते हैं, जो कार्बन के साथ मिलके कंपाउंड बनता है। हाइड्राइड्स को, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनता है। नाइट्राइड्स को, जो नाइट्रोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बनता है। और फॉस्फाइड्स को, किसकी, कुछ मेटल्स की, कार्बाइड को, हाइड्राइड्स को, नाइट्राइड्स को और फॉस्फाइड्स को रिएक्ट करने के बाद क्या क्या निकालता है, या तो इथाइन या हाइड्रोजन, ये कार्बाइड के साथ, ये हाइड्राइड के साथ, ये नाइट्राइड के साथ प्रोडक्ट होगा, और ये फॉस्फाइड के साथ। एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, कार्बाइड के साथ क्या बनेगा, C2H2। खुद क्या बना लेगा, ये कैल्शियम क्या बना लेगा, ये तो कार्बन ने C2 ने बना लिया C2H2, कैल्शियम बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर बैलेंस करिए, बैलेंस आप खुद करिएगा। ये क्या बनाएगा, हाइड्राइड है नहीं, ठीक है, ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन, यानी कि एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ये नाइट्राइड है, नाइट्राइड वाटर के साथ एक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, सर अमोनिया तो बनाएगा ही बनाएगा, वो तो आपने लिखा ही हुआ। और साथ में क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सर अगर फॉस्फाइड होता क्या, PH3 तो बनाएगा ही बनाएगा, फॉस्फिन, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि आप देखो एक मेन प्रोडक्ट इसमें मेटल हाइड्रोक्साइड तो है ही। अगर आपने कार्बाइड के साथ किया होता तो इथाइन, हाइड्राइड के साथ किया होता तो हाइड्रोजन, नाइट्राइड के साथ किया होता तो साथ में अमोनिया, फॉस्फाइड के साथ किया होता तो फॉस्फिन। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस D2O, H2O की जगह D2O। ठीक है, तो क्या बनेगा, अभी अभी बोला था कि क्या बनेगा, एक तो अगर कार्बाइड है तो ये तो बनना ही बनना था C2H2, तो उसकी जगह क्या बनेगा, C2D2। और साथ में क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह OH की जगह OD आ जाएगा, क्योंकि आइसोटोपी तो चेंज हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1 भी बनेगा, C भी बनेगा। दिस इज द आंसर, बोथ A एंड
सी। हाइड्रेट फॉर्मेशन, पहले तो हाइड्रेट समझो होता क्या है, फिर उसके बाद उसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग तरीके से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड्स इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन। कोऑर्डिनेटेड का मतलब आपको पता है, मेटल आयन के साथ वाटर जो है वो उन दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखी होगी। मेटल के साथ वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखी होगी। और वाटर कैसे एक्ट करेगा सर, लाइगेंड की तरह, वो लोन पेयर डोनेट करेगा। और मेटल आयन कैसे एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर की तरह। एग्जांपल ये रहा आपके सामने, यहां पर एल आना है, ये लिखा हुआ है FeH2O 6Cl3। क्या है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल है, 6 के 6 ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखी है किसके साथ, Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ। तो एक तरीका ये हो सकता है वाटर के जुड़े होने का। ठीक है, दूसरा, इन सम कंपाउंड्स, यहां पर भी एल आएगा, इन सम कंपाउंड्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट, सर इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती है भाई, बेरियम क्लोराइड का अपना क्रिस्टल होगा, जैसे NaCl का क्रिस्टल देखा हुआ है हम लोगों ने, ऐसे ही बेरियम क्लोराइड का भी अपना क्रिस्टल होगा। उस क्रिस्टल के अंदर कुछ खाली जगह होंगी जिनको आप वॉइड्स बोलते हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल उन वॉइड्स में जाके बैठे होंगे। सर अकेला यही एग्जांपल है क्या, नहीं, सेकेंड ग्रुप में कैल्शियम क्लोराइड भी ऐसा ही होता है। ठीक, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन पास्ट में भी आ चुका है, क्या, कंपाउंड्स जिसमें इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द सर्टन ऑक्सीजन कंटेनिंग एनायन। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखी होगी किसी एनायन के साथ। इसका एक ही एग्जांपल है, वो कैसा है कैसा नहीं है वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेपर में वही आता है। ठीक है जी, वो है क्या, प्लीज, ये लिखा ऐसे जाता है CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रॉयल भी बोलते हैं, आपको पता ही है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, वो भी आपको पता है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कॉपर आयन सल्फेट आयन आपस में जुड़े हुए हैं और 5 वाटर के मॉलिक्यूल अलग है, बट नहीं, रियलिटी में ये कुछ ऐसा है। CuH2O4SO4.H2O, क्या टोटल 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, यस सर। उन 5 में से 4 वाटर के मॉलिक्यूल तो लाइगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, है ना, यानी कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, किसके साथ बना रहे हैं, मेटल के साथ बना रहे हैं। ठीक है, और ये वाला, ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हैज फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ। ये रहा वो सल्फेट आयन। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉपर सल्फेट 5H2O में से कितने वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है, दैट इज 1, और कितने जो है वो लाइगेंड की तरह काम कर रहे हैं, दैट इज 4। नेक्स्ट है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर, पहले तो थ्योरी समझेंगे फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी करेंगे। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सर हार्ड वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसमें अगर आप सोप लगाएं तो झाग नहीं बनती, इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद द सोप, उसे क्या बोलते हैं आप, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसको अगर आप साबुन लगाएं और उसमें झाग बन जाए, उसे क्या बोलेंगे आप, सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। ठीक है, सर वाटर हार्ड क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर, पहली बात तो हार्ड वाटर के कारण प्रॉब्लम आती क्या है, पहले तो वो देखते हैं। ठीक है, एक तो अभी मैंने बता दी, बट फिर भी लिखा हुआ है तो समझते हैं। पहला, सोप्स क्या होते हैं, सबको पता है जी, सोप्स क्या होते हैं, ये होते हैं सोप्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें जो कार्बन का नंबर होता है बहुत ज्यादा होता है, जैसे यहां पर C17H35 है, ये C15H31 हो सकता था, इस तरह का होता है। ठीक है, ये सोप जब लगाए जाते हैं, ये रहा कोई क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ, इसके ऊपर जब ये रखा जाता है C17H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक, अगर वाटर हार्ड है, इस पूरे पोर्शन को C17H35 को मैंने R लिख दिया, अगर वाटर हार्ड है तो उसके अंदर या तो कैल्शियम आयन होंगे या मैग्नीशियम आयन होंगे,
वैसे तो आयरन के भी आयन हो सकते हैं वो रस्टिंग के कारण, बट उसके बारे में बात नहीं करूंगा, जो टॉपिक है उसी पे कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, ठीक है। या तो कैल्शियम आयन होंगे या मैग्नीशियम आयन होंगे, तो क्या होगा, ये RCOO का होल ट्वाइस कैल्शियम बना लेगा, या RCOO का होल ट्वाइस मैग्नीशियम बना लेगा, साथ में रिलीज क्या कर देगा, बैलेंस करना है तो सोडियम आयन। आप समझते हैं, ये तो इक्वेशन लिख ली, समझते हैं। ये कपड़ा था जिसके ऊपर कोई दाग लगा हुआ था, ठीक है। हमें उस दाग को साफ करना है, इसी कारण हमने उसके ऊपर सोप रगड़ा, ठीक। जैसे ही उसके ऊपर सोप लगाएंगे बेटा, ये जो आर है ये इसको जाके उस दाग के साथ जुड़ना है, उस दाग धब्बा जो मर्जी कहें, ठीक है, उसके साथ जाके जुड़ना है। ये जा रहा था, रास्ते में ही कैल्शियम आयन मिला या मैग्नीशियम आयन मिला इसको, ठीक है। इन्होंने RCOO के साथ मिलके क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसका मतलब ये R इस कपड़े के जहां पर दाग लगा हुआ है वहां तक पहुंच ही नहीं पाया था, जाएगा, ठीक है। जा रहा था, रास्ते में पहले कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन मिला, उन्होंने अपने साथ मिलकर क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसका मतलब ये R जो है ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, यहां पे नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब वो कपड़ा जो है वो साफ नहीं हो पाएगा। तो पहला तो हमें जो फर्क पड़ता है, अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री हो जाता है, मतलब कपड़े नहीं धो पाते आप इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर में। सेकंड, ये बॉयलर्स के लिए भी हार्मफुल होता है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बॉयलर्स चाहिए होते हैं। बॉयलर का मतलब क्या है आपको पता ही है, जिसमें वाटर को क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर वाटर हार्ड होता है तो वो बॉयलर की एफिशिएंसी को कम कर देता है। जहां पर बॉयलर के अंदर रॉड्स लगी होती है ना, वहां पर जाके कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाते हैं। डिपॉजिट होने के कारण क्या है, वाटर से उनका कांटेक्ट कम हो जाता है। कम हो जाएगा वाटर के साथ कांटेक्ट, तो ऑब्वियसली वाटर को वो अच्छे तरीके से बॉयल नहीं कर पाएंगी। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो कपड़े साफ ना हो पाना, और एक बॉयलर्स के अंदर ये मोटी मोटी थिक लेयर्स जमा देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स विद हार्ड वाटर। सर, हार्डनेस कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, एक होती है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है क्या बेसिकली, ठीक है, ये होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर वाटर के अंदर या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो वाटर जो है उसके अंदर क्या आएगी, टेम्परेरी हार्डनेस आएगी, ठीक। और अगर वाटर के अंदर या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हो या सल्फेट हो, यानी कि इन चारों में से कोई चीज हो, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अगर पानी के अंदर बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस। और अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज या एक से ज्यादा भी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो हम क्या कहेंगे, उसे परमानेंट हार्डनेस। सर ऐसा इनको बोलते क्यों, इसको टेम्परेरी हार्डनेस क्यों बोलते हैं, इसको परमानेंट हार्डनेस क्यों बोलते हैं? इसको टेम्परेरी हार्डनेस इस कारण बोला जाता है कि ये विदाउट एनी केमिकल भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और परमानेंट हार्डनेस का मतलब है कि इनको केमिकल डाले बिना खत्म नहीं किया जा सकता। इसको खत्म किया जा सकता है विदाउट एनी केमिकल भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्डनेस रिमूव कैसे कैसे होगी। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाएंगे कैसे, ठीक है। पहला है रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। पहला मेथड बाय बॉइलिंग, वाटर को बॉयल कर लीजिए। क्या टेम्परेरी हार्डनेस या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण थी या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण थी? यस सर। आपने जैसे ही वाटर को बॉयल किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। सर इससे क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गए। हार्डनेस खत्म कैसे हो गई? बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होते हैं, यानी कि पानी में कहां बैठ जाएंगे, सबसे नीचे बैठ जाएंगे। और अगर सबसे नीचे बैठ जाएंगे तो इसका मतलब जब सोप जा रहा होगा कपड़े धोने के लिए, है ना, सोप जा रहा है कपड़े पे लगने के लिए, अब उसको रोकने के लिए कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन है ही नहीं, है ना। कहां पर है ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन? ये तो पानी के बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, व्हाइट कलर के नजर आते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। पहला मेथड बाय बॉइलिंग, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, बाय टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर।
नेक्स्ट है क्लार्क्स मेथड, सेकंड मेथड है टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। सर इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट स्लेक्ड लाइम का लिया जाता है, क्विक लाइम भी लिख सकते हैं आप, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, बट उनका एक कैलकुलेटेड अमाउंट आपको वाटर के अंदर डालना पड़ेगा, जिससे वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। सर कैसे रिमूव हो जाएगी वो देखिए, क्या आपको पता है टेम्परेरी हार्डनेस इसी के कारण है, चाहे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, जब भी इसके साथ वो रिएक्ट करेंगे स्लेक्ड लाइम के साथ, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी नीचे बैठ जाएगा, ये भी नीचे बैठ जाएगा, ये भी नीचे बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेसिपिटेट। यानी कि वाटर को जो हार्ड करने वाले थे, जो प्रॉब्लम कॉज करने वाले थे सोप के साथ, वो खुद ही नीचे बैठे हुए, ठीक है, तो इसका मतलब उनके सोप के साथ कोई भी प्रॉब्लम कॉज नहीं होगी। सेकेंड था क्लार्क्स मेथड। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स टू रिमूव, मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को खत्म कैसे किया जा सकता है। पहला ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में डालिए, ठीक है, वॉशिंग सोडा पता ही है ना, Na2CO3, ठीक है, .10H2O, हमने उसका सिंपल फॉर्मूला लिखा है। क्या आपको पता है परमानेंट हार्डनेस है किसके कारण, या तो क्लोराइड के कारण या सल्फेट के कारण, चाहे वो क्लोराइड कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का हो, तो क्या होगा, बस इसमें एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, कैल्शियम इधर आ जाएगा, सोडियम इधर आ जाएगा, 2NaCl बन गया, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, पता है ना, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, क्या बन गया, Na2SO4 बन गया, साथ में क्या बन जाएगा, MgSO4, वही नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक। क्या सर जो देखो कैल्शियम क्लोराइड अगर पानी में प्रेजेंट था तो वह हार्डनेस कॉज कर रहा था, ये तो नीचे बैठ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब पानी में सोडियम क्लोराइड भी तो आ गया, नमक आ गया, ठीक है, ये हार्डनेस कॉज नहीं कर रहा, नहीं ये कॉज नहीं कर रहा, या सोडियम सल्फेट आ गया, ये कॉज नहीं कर रहा। सर ये क्यों नहीं कॉज कर रहे, ऐसा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो, इनमें ऐसा क्या है कि ये पानी में प्रेजेंट होते हैं तो हार्डनेस कॉज करते हैं, ये भी तो क्लोराइड्स और सल्फेट्स हैं, चाहे किसी और मेटल के हैं, बट ये तो हार्डनेस कॉज नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि इनको आदत होती है ना वो पंगा लेने की, कि RCOO नेगेटिव जा रहा होता है और कैल्शियम आयन कहता है अरे तू कहां जा रहा है, मेरे पास आ, ठीक है, वो कहता रह जाता भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, बट कैल्शियम या मैग्नीशियम मानते ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। बट अगर यही सोडियम होता, अगर ये सोप है ना, पता है ना RCO नेगेटिव, अगर यही सोडियम होता तो सोडियम कहता भाई तुम्हें जिधर जाना है जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ये RCO नेगेटिव के साथ अपने साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, चाहे कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, बट सोडियम कहता है कि भाई मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, जो मर्जी करो, हमें क्या लेना देना, ठीक है, तो इसी कारण ये हार्डनेस कॉज करते हैं, और ये सोडियम आयन यहां पे हो यहां पे हो, ये हार्डनेस कॉज नहीं करते हैं, ठीक। पहला सेकंड मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, पहला कैसे था, बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, दूसरा मेथड कौन सा है, दैट इज कैलगॉन्स मेथड। सर कैलगॉन होता क्या है, कैलगॉन नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है, बट एक और बेटर वे है इसको लिखने का, ऐसा है Na2 Na4 PO3 6, ठीक, ठीक है सर, इसे बोलते हैं कैलगॉन। ये करता क्या, हार्डनेस रिमूव करता है। सर कैसे रिमूव करता है, जैसे ही आप कैलगॉन को वाटर के अंदर ऐड करेंगे, पहली बात तो यहां पर ये 18 आना था बेटा, हाँ बाकी सब जगह ठीक है, यहां पर ठीक है। अच्छा अब ये M2 पॉजिटिव आयन पता क्या है, या तो ये कैल्शियम आयन है या मैग्नीशियम आयन है, इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है लिखा हुआ इन्होंने, 4 रखे हैं ना इधर, हाँ ठीक है, मेरे को लगा 6 रखे हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। क्या जो अंदर 4 थे, यहां पर 2 नेगेटिव आएगा, जो अंदर ये सोडियम 4 थे उनमें से 2 सोडियम आयन बाहर निकल गए, ठीक है सर, तो 2 सोडियम आयन अंदर होंगे, यस, और उन 2 सोडियम आयन के साथ कोई ना कोई ये मेटल आयन आ जाएगी, या तो कैल्शियम की या मैग्नीशियम की। ये जो मैग्नीशियम था या कैल्शियम था, पता है ना, ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा था हमें, कैसे कॉज कर रहा था, जस्ट पिछले वाले पेज पे भी समझाया, तो अब ये प्रॉब्लम कॉज कर ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं कॉज कर सकता, अरे कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया ना, ये
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या चला गया अंदर। अब इसको आपने बांध लिया अपने साथ, ये कैलगॉन ने अपने साथ बांध लिया। अब सोप जा भी रहा होगा तो उसे दूर दूर से देख ही सकता है, अब उसके साथ कोई भी पंगा नहीं ले सकता क्योंकि इसको कैलगॉन ने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स एनायन कीप्स द मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयंस इन सॉल्यूशन, अपने अंदर ही रखेगा बट अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रखेगा। ठीक है, वापिस आते हैं। थर्ड मेथड इज आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होगा, वाटर के अंदर जियोलाइट्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है सर, जियोलाइट्स होते क्या है, होते तो हैं वो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये इतने से हिस्से को Z लिख देते हैं। क्या लिख दिया, NaZ। ठीक, अब इसको वाटर के अंदर डालेंगे। फिर वही पता है आपको कि वाटर के अंदर प्रॉब्लम कौन कॉज करता है, या तो कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी इन चारों में से होगा। बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। जब परमानेंट हार्डनेस होती है ना रिमूव, तो टेम्परेरी हार्डनेस भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो चाहे बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। तो होगा क्या, ये जो आपने NaZ ये जो ऐड किया है आपने जियोलाइट आयन एक्सचेंज मेथड वाला, ठीक है, तो ये यहां चला जाएगा और Na निकल जाएगा। यहां पर एक Na था तो Z के ऊपर -1 होगा, क्योंकि इस पे +1 है तो Z पे क्या होगा, -1 होगा। जब ये जुड़ेगा तो क्या ऐसा जुड़ेगा ना, या तो CaZ2 या MgZ2। अगर मैं Z2 लिखूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आने का मतलब है यहां पर 2 सोडियम आयन निकल जाएंगे। देखिए अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है ना, तो Z के ऊपर कितना होना चाहिए, 2 नेगेटिव होना चाहिए। 2 नेगेटिव तभी होगा जब कितने Z होंगे, 2 होंगे। ठीक है, फिर वही जो प्रॉब्लम कॉज करने वाले थे हमारे कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन, वो Z के साथ जुड़ गए। इसका मतलब अब वो सोप के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे तो सोप अपना काम कर सकता है और उनको सोप को तंग करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उसको इस जियोलाइट ने पकड़ लिया अपने साथ। नेक्स्ट है सिंथेटिक रेसिन्स मेथड। ये क्या होता है नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, बट इससे हमें मिलेगा क्या, ध्यान से सुनना, इससे हमें डीआयोनाइज्ड वाटर मिलेगा। सर डीआयोनाइज्ड वाटर कहने का मतलब है सिर्फ वाटर के अंदर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन नहीं होते, और भी बहुत सारे कैटायंस भी होते हैं, बहुत सारे एनायंस भी होते हैं। तो ये पता क्या करेगा, इस मेथड से सारे कैटायन हट जाएंगे पानी के अंदर जितने होंगे, सारे एनायन हट जाएंगे जो पानी के अंदर होंगे। ठीक है, और ये वाटर क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैटायन या एनायन नहीं होता, तो ये वाटर ड्रिंकिंग के लिए अनफिट होता है। ठीक है, बट हाँ बाकी कपड़े धोने वगैरह के लिए तो ठीक है ये, ठीक है, या बाकी कामों के लिए। सर ये कैसे होगा सिंथेटिक रेसिन मेथड, 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट है कैटायन एक्सचेंज रेसिन। इसमें क्या होगा, वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एक R ग्रुप अल्काइल ग्रुप जिसके साथ या तो COH जुड़ा होगा या SO3H जुड़ा होगा। मैं SO3H वाला समझा देता हूं। ठीक, विच इज फर्स्ट चेंज टू RSO3Na। RSO3H होगा, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, RSO3Na में। सर कैसे करेंगे, ये रहा, यहां लिख देते हैं RSO3H एसिड है, सल्फोनिक एसिड, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बन गया सॉल्ट। ठीक है सर, अब बताओ इसका करना क्या है, जो भी पानी हार्ड वाटर था उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है सर, क्या पानी के अंदर कोई भी कैटायन हो, सिर्फ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन नहीं, कोई भी कैटायन हो, ठीक है, वो RSO3 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। चाहे अब यहां पर कैल्शियम आए, मैग्नीशियम आए, कुछ भी आए। ठीक है, मान लीजिए एक मिनट रुकना, यहां पर RSO3H होता, RSO3Na ना डाल के RSO3H डालते, जो भी कैल्शियम आयन था, मैग्नीशियम आयन था, सोडियम आयन था, कोई सा भी आयन हो, वो इस RSO3 के साथ जुड़ जाएगा और ये रिलीज क्या कर देगा, सर H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया। ठीक, यहां पर आप कैल्शियम लिखो, मैग्नीशियम लिखो, जिंक लिखो, RSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव लिखो, जो मर्जी लिखो, सारे कैटायन इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इसने रिलीज क्या किया, दैट इज H पॉजिटिव आयन। अभी भी
इस पानी में बहुत सारे एनायन है, कैटायन तो सारे रिमूव हो गए, कैटायन तो सारे जुड़ गए इसके साथ, ठीक है, बट अभी भी बहुत सारे इसके अंदर क्या है, एनायंस, ठीक। अब उसी पानी को हम डालेंगे एनायन एक्सचेंज रेसिन में। सर ये एनायन एक्सचेंज रेसिन क्या होता है, ये होता है, अब जितने भी एनायन होंगे, चाहे वो क्लोराइड आयन हो, चाहे सल्फेट आयन हो, चाहे बाइकार्बोनेट आयन हो, कोई सा भी हो, डज नॉट मैटर, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बन गया, RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक। अगर यही सल्फेट होता तो RNH3 का होल ट्वाइस कर देता, बाद में सल्फेट लिख देता। रिलीज क्या हो गया, रिलीज क्या कर देगा ये, OH नेगेटिव आयन। क्या पिछले वाले कैटायन एक्सचेंज रेसिन से क्या निकला था, H पॉजिटिव आयन, इस वाले से क्या निकला है, OH नेगेटिव आयन। क्या ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बना लेंगे, H2O। पहले भी पानी था, साथ में बहुत सारे कैटायन थे, एनायन थे, अब सारे कैटायन निकल गए, सारे एनायन निकल गए, क्या हमें यही मिलेगा वाटर, और क्या ये डिस्टिल्ड वाटर होगा। डिस्टिल्ड वाटर मतलब उसके अंदर कोई भी ना कैटायन प्रेजेंट होगा ना एनायन प्रेजेंट होगा, ऐसा वाटर अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है। वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वाटर की, उसको मेजर कैसे किया जाता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या वाटर हार्ड तो है बट कितना हार्ड है ना, वाटर हार्ड तो है बट वो कितना हार्ड है, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है सर। उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। जैसे मैं मतलब समझाता हूं, मान लो 1 लीटर वाटर है, उसमें डिग्री ऑफ हार्डनेस लिखी हुई है 15 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिग्री ऑफ हार्डनेस किस में मेजर की जाती है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन मास ऑफ वाटर, 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर, 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। मान लो कोई बॉटल है वाटर की, ठीक है, या टैंक है वाटर का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 25 ppm डिग्री ऑफ हार्डनेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन कितने में, 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर। डिग्री ऑफ हार्डनेस मेजर कैसे करी जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। दूसरी बात क्या कैसे मेजर करी जाती है, इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। सर इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। अच्छा पहले कुछ क्वेश्चन कर लें, ठीक है। नीट 2019 में आया, द मेथड टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस, अभी अभी किया था, कौन सा मेथड था, दैट इज क्लार्क्स मेथड, ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलेटेड अमाउंट डाला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सर बार बार आपने बोला कैलकुलेटेड अमाउंट, कैलकुलेटेड अमाउंट क्यों बोल रहे हो, ज्यादा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा डाल देंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, वो दोबारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि दोबारा हार्डनेस कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो मेथड कौन सा था, क्लार्क्स मेथड। एक और कर लेते हैं, द ईज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेट्स, ठीक है, ऑफ एल्कली मेटल आयंस ऑन एन आयन एक्सचेंज रेसिन। क्या आज पढ़ा था हम लोगों ने आयन एक्सचेंज रेसिन, जो कि सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स थे, यस। क्या उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था हम लोगों ने NaZ, ठीक। तो इसने बोला कि कौन जल्दी एड्जॉर्ब हो सकता है, ठीक है, इनके ऊपर कौन जल्दी एड्जॉर्ब हो सकता है, जो कैटायन जितना बड़ा होगा वो उतनी जल्दी एड्जॉर्ब होगा, जो कैटायन जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी एड्जॉर्ब होगा। इसका मतलब लिथियम आयन सबसे छोटा है, सबसे कम एड्जॉर्प्शन होगी, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर रुबिडियम। आंसर क्या आएगा, सी। ये 2012 में आया क्वेश्चन। हाँ, हार्डनेस ऑफ वाटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अभी अभी बताया था, डिग्री ऑफ हार्डनेस को मेजर कैसे करेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, ऊपर क्या आ जाएगा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर इनटू 10⁻⁶, ठीक। मास ऑफ वाटर क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई टेंशन नहीं सर, हो सकता है वाटर की वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, तो भाई डेंसिटी तो हमें पता है ना 1 ग्राम पर ml, तो मास आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा। हो सकता है वॉल्यूम गिवन हो, ठीक है, तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना। मान लो 3 लीटर कन्वर्ट है, 3 लीटर प्रेजेंट है वाटर, 3 लीटर का मतलब है ml में वॉल्यूम कितनी होगी, 3000 ml। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml। तो मास कितना हो गया वाटर का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज 3000 ग्राम आ गई। तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक। अब बात आ गई, ये
सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस खत्म होने के बाद बनता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी देखा आप लोगों ने, चाहे टेम्परेरी मेथड हो या परमानेंट मेथड हो, एंड प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट बनता था। ठीक है सर, सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए एक तरीका है, पहले उसको समझिए, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू सबके ग्राम इक्विवेलेंट जो हार्डनेस कॉज कर रहे हैं, समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है? ऐड कर देना। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस। मैं मतलब समझाता हूं, जरा 1 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। मान लीजिए वाटर के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट है जो हार्डनेस कॉज कर रही हैं। एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एक मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस, समीशन का मतलब होता है प्लस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इन तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर देना, हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है सर, बट हमें ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ा चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? उसका मास चाहिए। तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मास। ये तो एज इट इज लिख लेंगे, बाय इक्विवेलेंट मास। अगर हमें इक्विवेलेंट मास पता चल जाए कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट तो यहां से पता चल गया राइट हैंड साइड से जितने भी आने थे। ठीक है, अगर मुझे इक्विवेलेंट मास पता चल जाए तो मास अपने आप पता चल जाएगा। सर इक्विवेलेंट मास कैसे पता चलेगा? इक्विवेलेंट मास कैसे पता चलेगा? दैट इज मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोलर मास सबको निकालना होगा। कैल्शियम का कितना होता है? 40, 1 इंटू 40 आ जाएगा क्योंकि एक ही कैल्शियम है। कार्बन का कितना होता है? 12, 1 इंटू 12 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 इंटू 3 आ जाएगा। ऐड करके देखेंगे 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 तो आएगा 100। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऊपर कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का? किसी भी आयनिक कंपाउंड का एन फैक्टर पता है किसके बराबर होता है? या तो चार्ज कैटायन का या एनायन का। मॉड में रखना है चार्ज। कैटायन का चार्ज कितना है? +2। कितने कैटायन है? 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। एनायन का चार्ज कितना है? -2। हमें मॉड में रखना है तो 2 ही बोलूंगा। 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। क्या मुझे इक्विवेलेंट मास भी पता चल गया कैल्शियम कार्बोनेट का? ठीक है, अब मैं मास निकाल सकता हूं वहां से। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, अब ज्यादा समझ आएगा क्योंकि अब हम क्वेश्चन करके देखेंगे इसके ऊपर। आई थिंक अगला पेज वही होना चाहिए, इसका न्यूमेरिकल। हाँ, इसका न्यूमेरिकल ये देखिए जरा। 5 लीटर वाटर बोला ही था, जब भी वॉल्यूम गिवन होगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 लीटर है बेटा, कैसे 5000 ml लिख सकता हूं? यस सर। और डेंसिटी ऑफ वाटर वो तो पता ही है, 1 ग्राम पर ml। क्या हमें मास ऑफ वाटर पता चल गया? दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 5000 ग्राम आ गया। चलो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 11.1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये हार्डनेस कॉज करता है। यस। 12 मिलीग्राम ऑफ MgSO4। ठीक है, एक तो 11.1 मिलीग्राम है कैल्शियम क्लोराइड का, 12 मिलीग्राम है किसका? मैग्नीशियम सल्फेट का। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ हार्डनेस इन पार्ट्स पर मिलियन। स्पेस नहीं है, अगले पे मूव करते हैं। DOH डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या वो यही थी? जितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा डिवाइडेड बाय जितना मास वाटर का होगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ये 10⁶ इस कारण मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि पार्ट्स पर मिलियन में फाइंड आउट करना है। मान लो पार्ट्स पर 1000 में फाइंड आउट करना होता 1000 तो 10⁻³ आ जाता। ठीक है, अच्छा
क्या ये आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन में? यस सर, बस ये फाइंड आउट करना है। और क्या इसका तरीका मैंने अभी अभी बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू जो जो हार्डनेस कॉज कर रहा है उनके ग्राम इक्विवेलेंट को ऐड कर दो। कौन कौन हार्डनेस कॉज कर रहा था? एक तो ग्राम इक्विवेलेंट, कौन सी चीज थी? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कैल्शियम क्लोराइड के ग्राम इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। यहां पर भी वही करना है मेरे को, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या इक्विवेलेंट मास कैल्शियम कार्बोनेट का जस्ट अभी एक दो पेज पहले ही बताया, कितना आया था? 50 आया था। क्या मुझे क्वेश्चन के अंदर ये कैल्शियम क्लोराइड का मास दे रखा है? यस सर, दे रखा है। कितना? 11.1 मिलीग्राम। उसे ग्राम में रखूंगा, 11.1 मिलीग्राम, उसको ग्राम में रखूंगा। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? ग्राम को मिलीग्राम में कैसे करते हैं सर? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिलीग्राम को ग्राम में कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्या ऐसे लिख सकता हूं? अभी इक्विवेलेंट मास लिखना है, ये 12 था ना, तो 12 इंटू 10⁻³ ये भी मिलीग्राम को ग्राम में किया। अभी इसका इक्विवेलेंट मास लिखना है, अगले पेज पे फाइंड आउट कर रहा हूं। इक्विवेलेंट मास कैल्शियम क्लोराइड का, मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। कैल्शियम का कितना होता है? 40। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 71। 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 111/2। सर एन फैक्टर 2 कैसे आ गया? फिर वही कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ के देख लो, या तो कैटायन का चार्ज या टोटल एनायन का चार्ज, 2 ही आएगा। इक्विवेलेंट मास मैग्नीशियम सल्फेट का, मोलर मास मैग्नीशियम सल्फेट का डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर। मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। ये आएगा 64, 96 और 24, 120/2। इसका भी एन फैक्टर 2 है। सर कैसे पता चला आपको इसका भी एन फैक्टर 2 है? ये देखो, किसमें टूटेगा? एक कैटायन में, एक एनायन में। चाहे बेटा कैटायन का चार्ज देख लो, चाहे एनायन का चार्ज देख लो, आएगा कितना? 2 ही आएगा। क्या अब पिछले वाले क्वेश्चन में जो पिछले पेज पे था उसमें वैल्यू पुट कर ले। यहां पर क्या आएगा? 50। मास कितना था? शायद 11.1 था। यस, 11.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास लिखना था कैल्शियम क्लोराइड का, दैट इज 101 डिवाइडेड बाय 2। वो 2 यहां चला जाएगा, प्लस इसका भी ऊपर मास 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास दैट इज 120 डिवाइडेड बाय 2, वो ऊपर चला जाएगा। ये 10, ये 10। क्या बेटा? ये 2 इंटू 10⁻⁻⁴ बन जाएगा, ये भी 2 इंटू 10⁻⁻⁴ बन जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 50 से। तो चलिए बेटा, वहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा? यहां पर 50 था, यहां पर बचा कितना हुआ था? 2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये 10 ऊपर चला जाएगा ना, यहां पर भी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, इधर भी 2 इंटू 10⁻⁴, और यहां पर 50 है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा बेटा? 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 50। क्या ये 200 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा? यस सर। सो डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें न्यूमिनेटर पर क्या आएगा? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 200 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड मास ऑफ वाटर, जो कि 5 लीटर था, मास में कन्वर्ट किया था उसको, तो 5000 ग्राम आया था, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्या बेटा? ये क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से? ये 20, ये 20,
10⁻⁴ से करूंगा 10⁻⁶ को, तो ऊपर बच जाएगा 200, नीचे 50, ये आ जाएगा 4। क्या ऐसी ही कोई ऑप्शन हमें दे रखी है क्या? क्या ऐसी ही कोई ऑप्शन हमें दे रखी है? कितना आया था? 4। ये रहा, दैट इज 4 ppm, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बेटा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सबसे पहले हमें पढ़नी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के सारे मेथड हमने यहां पर लिखे हुए हैं। पहला मेथड क्या है? अगर हम कोल्ड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, कहां पर? बेरियम परऑक्साइड में। बेरियम परऑक्साइड में क्या ऐड करें? कोल्ड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस H2O2 प्लस H2O, ये बन गया, H2O2 बन गया। वाटर रिमूव कैसे करेंगे यहां से? रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। चलो, ये बन गया एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का मेथड। दूसरा मेथड देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किसका? एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन का एट हाई करंट डेंसिटी, तो क्या देगा हमें? ये पर ऑक्सो डाई सल्फेट, दैट इज ये HSO4 नेगेटिव का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये बनेगा। इसको अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, H2S2O8। इलेक्ट्रोलाइसिस किया सल्फ्यूरिक एसिड का हाई करंट डेंसिटी पे, तो ये बनेगा H2S2O8। ये जो H2S2O8 है इसमें पानी के अंदर ही होगा ये ऑब्वियसली, तो वाटर द्वारा हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा, दोबारा वही बन जाएगा HSO4 नेगेटिव, और साथ में क्या बन गया? H2O2। यही बनाना था हम लोगों को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट मूव करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज से याद करने वाली चीजें हैं। सिरपी लिक्विड होता है, सिरप जैसा फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, बट एक ब्लूइश टिंज होती है, मतलब कि बहुत हल्के नीले कलर का भी होता है। ठीक है, सॉल्युबल होता है वाटर में, अल्कोहल में और ईथर में। ठीक है, ये मोर विस्कस होता है वाटर से, ये याद रखना, ज्यादा विस्कस होता है वाटर से। क्यों होता है? क्योंकि H2O2 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एसोसिएट होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू वाटर। एज कंपेयर टू वाटर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, बट इसको समझने से पहले कुछ 2-3 चीजें समझते हैं, फिर मैं उसके बारे में बात करता हूं। जब भी हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको मार्केट में मिलती है, ठीक है, जनरली 2 टर्म्स में रिप्रेजेंट करी जाती है। दोनों टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला है परसेंटेज स्ट्रेंथ। सर ये क्या होती है परसेंटेज स्ट्रेंथ? इसको वेट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। यानी कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसके अंदर H2O2 है कितना? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर H2O2 है कितना? यानी कि मान लो कोई बॉटल मिली, हाइड्रोजन परऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है और उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है 20% स्ट्रेंथ है यहां पर H2O2 की। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि इसके 100 ml के अंदर, अगर इसमें से 100 ml आपने सॉल्यूशन बाहर निकाला, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन H2O2 कितना प्रेजेंट होगा? 20 ग्राम ऑफ H2O2 इज प्रेजेंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो समझ आ गया कि हम किसके बारे में बात कर। अगर यही इसी बॉटल के ऊपर 15% स्ट्रेंथ लिखी होती है H2O2 की, तो इसका मतलब 100 ml H2O2 सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 15 ग्राम H2O2 होता है। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब समझ आ गया। ठीक है, और सुनिए, क्या H2O2 डिकम्पोज होता है? यस सर। और डिकम्पोज होके बनाता क्या है? H2O और साथ में ऑक्सीजन गैस। पहले बैलेंस कर लें। हाँ, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक बेटा, मान लेते हैं H2O2 लिक्विड होता है, मान लेते हैं कि अगर H2O2 गैस होता, मान लेते हैं, ये सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो पता क्या होता, अगर ये गैस होता तो क्या इसको वॉल्यूम बोल सकते थे? यानी कि अगर ये 2 लीटर डिकम्पोज होता तो ये 1 लीटर ऑक्सीजन बनता है ना, अगर ये गैस होता तो। ठीक है, बट H2O2 तो लिक्विड है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि 2 लीटर के डिकम्पोजिशन से ये 1 लीटर ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है सर, मैं नहीं बोल सकता। बट सर मान लो हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी हो, ठीक, और सीधा ये निकालना हो कि ये कितनी वॉल्यूम लिबरेट करेगा, उसे बोलते हैं हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसको शॉर्ट फॉर्म में वॉल भी लिखा जाता है,
और इसका मतलब समझिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या, जैसे मान लो किसी बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है 10 वॉल H2O2, इतनी बात तो पक्का है, H2O2 डिकम्पोज होगा, ऑक्सीजन देगा, ये बात पक्का है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे लिए प्रॉब्लम थोड़ी आसान हो जाती अगर ये भी गैस होता, ये भी गैस होता, तो मैं बड़े सिंपल से लिख देता कि अगर इसके 2 लीटर अगर प्योर H2O2 डिकम्पोज होगा तो 1 लीटर ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 2 लीटर ये लिक्विड में है और ये किसमें है, गैस में, तो मैं इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डायरेक्टली रिलेट तो नहीं कर सकता, इतना मुझे पता है, ठीक है। बट अगर मुझे पता लगाना हो कि सीधा ये कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, वो पता लगाएंगे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ से। कैसे पता लगाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, ठीक है। कैसे, बट कैसे सर, मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल का मतलब पता क्या है कि अगर इसका 1 लीटर ऑफ H2O2 डिकम्पोज किया जाए तो ये हमें पता कितना देगा, 10 वॉल है ना, इसका मतलब है 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन देगा एट एनटीपी। देखो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना वो बॉटल वाले ने प्रॉब्लम आपके, भाई आपको तो फाइंड आउट करना पड़ता कि पूरा मोल कॉन्सेप्ट लगा के फाइंड आउट करना पड़ता कि कितनी ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है। बट अगर आप बॉटल लेके आए 10 वॉल H2O2 की, तो इसका मतलब इसके 1 लीटर डिकम्पोज होने से ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 10 लीटर एट एनटीपी। अगर यही आपने 20 लीटर की बॉटल ली होती, 20 वॉल H2O2 लिखा होता, तो उसका मतलब है 1 लीटर इसका H2O2 का डिकम्पोज करने पर आपको 20 लीटर ऑक्सीजन मिलता एट एनटीपी, ठीक है जी। ये ऑक्सीजन के पता लगने से हमें फायदा क्या होगा सर, ठीक है, ये आपने तरीका बता दिया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है, बट इससे फायदा क्या होता है, एक्चुअली H2O2 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ब्लीचिंग एजेंट। मैं आपको एक सिचुएशन समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी सैलून में गए, वहां पर आपको हेयर कलर कराना है, आपने हेयर कलर कराया, ठीक है, और देखा कि 20 और सिर्फ 30 डेज के बाद ही हेयर कलर फेड हो गया, ठीक है, दोबारा ग्रे कलर दिखने शुरू हो गए हैं। आपकी फैमिली में किसी भी बड़े मेंबर के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो फिर उसके पास दोबारा जाएंगे, जो भी सैलून का ओनर था उसे बताएंगे अभी 20 डेज पहले हेयर कलर कराया था, ठीक है, और ये देखो दोबारा फेड हो गया, सारे ग्रे कलर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेयर कलर में यूज किया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन निकलती है ना, यही कलर को क्या करती है, ब्लीच करती है, ठीक है। तो वो पता क्या करेगा, पिछली बार अगर उसने इस बॉटल से कलर किया था 3 वॉल H2O2, तो इसका मतलब इसके 1 लीटर से सिर्फ 3 लीटर ऑक्सीजन निकली होगी। अब की बार पता कौन सी बॉटल यूज करेगा, वो कुछ ऐसी 6 वॉल H2O2। भाई ज्यादा ऑक्सीजन निकले, ज्यादा कलर ब्लीच होगा तो हेयर कलर ज्यादा देर तक रहेगा। मेरे पास इसका भी एक एग्जांपल है, ये किसी से मांग के लाए हैं हम लोग, ठीक है। ये हेयर कलर है इनोवा का, और आपको पता नहीं देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, यहां पर वॉल लिखा हुआ है, 20 वॉल लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो नीचे लिखा हुआ है 6%। क्या 20 वॉल का मतलब समझ आ गया कि अगर 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन को कंप्लीटली डिकम्पोज किया जाएगा तो 20 लीटर ऑक्सीजन निकलेगी, और नीचे परसेंटेज की फॉर्म में वो दे रहेगा, वो परसेंटेज अलग है, हमें तो वॉल से मतलब है, ठीक है। चलो, क्या हमने 2 तरह की स्ट्रेंथ पढ़ ली, एक परसेंटेज स्ट्रेंथ, एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दोनों का मतलब भी आपको पता चल गया। इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं ऐसे, ये रहा फॉर्मूला। परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालनी हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखी हो, तो 68/22.4, बस इतना याद रखना, आंसर ग्राम पर लीटर में आएगा, ग्राम पर लीटर में। सर ग्राम पर लीटर क्यों बोल रहे हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ उसी में थी ना, इतने ग्राम प्रेजेंट था 100 ml में, 100 ml की जगह मैंने लीटर रखा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर दोनों में से कोई सी भी चीज दे रखी हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो, सीधा आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, या नॉर्मेलिटी दे रखी है H2O2 की, ऑब्वियसली है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है सर, नॉर्मेलिटी दे रखी हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी हो, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, सीधा 5.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और क्या नॉर्मेलिटी इसी के बराबर होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर H2O2 का होगा
2, तो यहां पर आ जाएगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2, 2 को 5.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11.2 आ जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसके ऊपर पेपर में न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। हम लोग भी करेंगे न्यूमेरिकल, बट सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। H2O2 की स्ट्रक्चर हमने दो फेस में लिखी हुई है, एक गैस फेस में, एक सॉलिड फेस में। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जैसे बुक को ओपन किया जाता है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दोनों ऑक्सीजन यहां पे होंगे, यहां पे होंगे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, दोनों ऑक्सीजन यहां पे होंगे, ठीक। और इनके एंगल्स ऑब्वियसली गैस फेस में देख रहे हो कि ये जो डाइहेड्रल एंगल है ये वाला, इसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड फेस में ये कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है पता ही है भाई, मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आ जाएंगे, ठीक है। जो डाइहेड्रल एंगल था कौन सा, डाइहेड्रल एंगल था कौन सा, ये था डाइहेड्रल एंगल, दैट इज ये वाला एंगल क्या है, दैट इज डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। और गैस फेस में और सॉलिड फेस में दे रखी है डाइहेड्रल एंगल, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और हो सके तो ये वाले एंगल भी याद कर जाइएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डाइहेड्रल एंगल जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ वगैरह पे, और थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है। क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज H2O2 की, उसमें सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। नाम से ही पता चल रहा है ये दूसरी चीजों को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, ठीक है। कौन से मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगी, क्या एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, दोनों मीडियम में। H2O2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। कैसे करेगी वो बात करते हैं। एसिडिक मीडियम में ये यही है वो नेसेंट ऑक्सीजन जो दूसरी चीजों को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है। कैसे करेगी एसिडिक मीडियम में, ये देखो ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर रहा है। लेड सल्फाइड में से जो सल्फाइड आयन है -2 से +6 में चली जाएगी। लेड सल्फाइड को भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइज करके लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। यही पता कहां पे यूज होती है, लेड पेंटिंग्स में। सर कैसे लेड पेंटिंग्स में, लेड पेंटिंग्स जो होती हैं, लेड से बनी हुई जो पेंटिंग्स होती हैं वो थोड़ी देर बाद ब्लैकिश होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है, वो लेड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। लेड सल्फाइड ब्लैक कलर की होती है। आपको करना क्या है, अगर आपकी लेड पेंटिंग है उस पर ब्लैकिश कलर आना शुरू हो गया है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लीजिए कॉटन पे थोड़ा सा, ठीक है, और उसको रब कर दीजिए। रब करने से क्या होगा, जो भी लेड सल्फाइड बनी थी वो दोबारा लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और लेड सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, यानी कि जो भी उसका ओरिजिनल कलर था वो रीस्टोर हो जाएगा। सो H2O2 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में, ये रे एग्जांपल, बेसिक मीडियम में ये रे एग्जांपल, ये फेरस को फेरिक में कर देगा, यानी कि फेरस को फेरिक में ये कन्वर्ट कर देता है, चाहे मीडियम एसिडिक हो या बेसिक हो, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और Mn को यहां पर +2 से +4 में ले जाएगा बेसिक मीडियम में। ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे हम रिड्यूसिंग नेचर। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, बट पहले वही क्वेश्चन आ गया एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछी हुई है, आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है। क्या था, यही था फॉर्मूला 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी है 1.5, 5.6 इंटू 1.5, यानी कि इसमें 2.8 ऐड कर दूंगा। 2.8 ऐड करते क्या हो जाएगा, ये 8.4 हो जाएगा। लो जी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। वही पढ़ने लगे हैं हम लोग कि H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी। रिड्यूसिंग नेचर देखो जरा, एसिडिक मीडियम में पर मैंगनेट आयन को +7 से +2 में कन्वर्ट कर देगा, Cl को +1 से -1 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहां पर, ये रिड्यूस कर रहा है, ये +7 से इसको +2 में, Cl को भी +1 से -1 में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिक मीडियम में भी ये कर देगा, आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा, और MnSO4 को, ठीक है, ये यहां पर नहीं आएगा, ये मिस्टेक है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इक्वेशंस थी जब वो रिड्यूसिंग नेचर की तरह
काम करता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ये तो अभी अभी हम लोगों ने बात कर ही ली। ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, दैट इज बताया ना, हेयर को ब्लीच करने के काम आता है। और क्या ब्लीचिंग का मतलब क्या है, वहां पर वो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट लिखा हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हो, मतलब दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। H2O2 एक्ट्स एज ए वेरी गुड ब्लीचिंग मटेरियल, किसके लिए, आइवरी के लिए, सिल्क के लिए, वूल के लिए, फैदर के लिए। ब्लीचिंग एक्शन होता कैसे है, वही बताया था जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है ना, यही कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देती है, कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देती है, यही ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट का जो काम होता है H2O2 का, वो परमानेंट होता है। सर क्यों परमानेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करता है मटेरियल को। तो सर फिर लोगों को कलर बार बार ब्लीच क्यों करने पड़ते हैं, एक बार ब्लीच करने के बाद काम क्यों नहीं चलता है, वो उसका रीजन ये है कि वो बहुत सारे केमिकल लगाते हैं, तो वो ब्लीचिंग हटती जाती है। दैट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। ये क्या था क्वेश्चन, लेड सल्फाइड ऑन रिएक्शन विद H2O2 गिव्स, लेड सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता था, लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। लेड पेंटिंग्स वाला एग्जांपल यही है। नेक्स्ट है, एसिडिक मीडियम में H2O2 डाइक्रोमेट से CrO4 नेगेटिव CrO5 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा, एसिडिक मीडियम में H2O2 डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर देता है किसमें, CrO5 में, ठीक है। बाद में वो Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक अलग बात है, बट हमें तो इसी से मतलब है। इसमें CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हुआ है, तो बता देंगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में क्या आपको यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड नजर आ रही है, परऑक्साइड लिंकेज होती है ये, इसमें -1 होगा, इसका भी -1, इसका भी -1 और यहां पर -2। तो क्रोमियम का पूछा हुआ है, फाइंड आउट कर लेते हैं। x -1 -1 -1 -1 -4 हो गया, ये -2 हो गया, क्या x +6 हो गया, यस सर। x क्या हो जाएगा, +6, क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है, ये रही ऑप्शन। और ये कब आया, AIPMT 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज। H2O2 को स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इवन डस्ट वगैरह के साथ भी रिएक्ट करके डीकंपोज हो जाता है। इसी कारण इसको जब भी आपने स्टोर करना होता है, तो या तो प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर करते हैं, वैक्स की अंदर लाइनिंग लगा के, या ग्लास बॉटल्स के अंदर भी तो अंदर वैक्स की लाइनिंग लगा देते हैं, नहीं तो ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। H2O2 अंडरगोस डीकंपोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ, चाहे सनलाइट हो, कोई मेटल का सरफेस हो, ग्लास हो, एल्कली हो, डस्ट हो, सबके साथ रिएक्ट कर जाता है। देयरफॉर H2O2 को स्टोर नहीं किया जाता ग्लास बॉटल्स में, और अगर हमें स्टोर करना भी है, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल। पहले अंदर वैक्स लगा देंगे, ठीक है, ताकि H2O2 ग्लास के सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में ना आ पाए, ठीक है। और यहां प्लास्टिक बॉटल्स में, ठीक है, और डार्क में रखा जाता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में भी डीकंपोज हो जाता है, ठीक है। और उन्हीं बॉटल्स के अंदर यूरिया भी डाला जाता है, जो कि स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, यानी कि H2O2 को डीकंपोज नहीं होने देता है। Let's talk about H2O2 restores the color of old lead paintings। अभी अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, क्या ये लेड सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Which reaction is showing reducing action of H2O2, reducing action of H2O2, ठीक है। तो reducing action का मतलब है रिड्यूस कर रहा होगा, रिड्यूस मेरे को तो यहीं पे नजर आ रहा है, क्लोरीन +1 से -1 में जा रहा है, यही है रिड्यूसिंग एक्शन। बाकी पहले वाले में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरस से फेरिक्स, दूसरे वाले में भी फेरस से फेरिक्स, तीसरे वाले में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से Mn +4 में जा रहा है, बाकी सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर ही रिड्यूस हो रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इन द रिएक्शन K3FeCN6 + 2 KOH + H2O2 गिव्स यू दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें क्या काम कर रहा है H2O2, यहां पर अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो +3 है, यहां पर फाइंड आउट करेंगे तो +2 है, तो यानी कि ये फेरिक से फेरस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि रिड्यूस कर रहा है। तो किस तरह काम कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, बस खत्म। हाँ, एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, वही एक पहले कर लिया हमने नॉर्मेलिटी वाला, एक और परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। क्या 5 वॉल H2O2 इज इक्विवेलेंट टू, आंसर सारे परसेंटेज स्ट्रेंथ में दे रखे हैं, तो कर लेते परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या वो यही था, या तो आप क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था उसमें,
17 बाय, एक बार दिखा देता हूँ, 56, बट फिर भी एक बार दिखा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दैट इज 68 बाय 22.4 भी कह सकते हैं, अगर ग्राम पर लीटर में करना है तो, अगर ग्राम पर लीटर में करना है तो। (68 by 22.4 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आंसर किसमें? ग्राम पर लीटर में। ठीक है, जरा ध्यान से देखें कितना है, 5 है ये, 68 by 22.4 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मैं कम से कम 4 या 5 बार बोल चुका हूं, आंसर मेरा यहां पर ग्राम पर लीटर में है। ठीक है, यहां पर परसेंटेज स्ट्रेंथ पूछी हुई है। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ किसमें होती है किसमें नहीं होती है वो बात कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, हैवी वाटर D2O। सबसे पहले तो ये बनाया कैसे जाता है, जो नॉर्मल आप पानी पीते हैं ना उसी के अंदर D2O भी होता है। ठीक है, H2O भी होता है, D2O भी होता है, बट D2O की क्वांटिटी बहुत कम होती है। लाइक हजारों मॉलिक्यूल्स अगर H2O के होंगे तो एक आध मॉलिक्यूल जो है वो किसका होगा, D2O का भी होगा। तो क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर लीजिए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस पे लगा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जो भी उसके अंदर वाटर है वो H2O2 में, आज किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की शायद पहली या दूसरी ही इक्वेशन थी, कमर्शियल प्रिपरेशन में शायद पहली ही इक्वेशन थी। नॉर्मल वाटर लेंगे, उसमें से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो H2O2 में कन्वर्ट होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, क्या एंड में मॉलिक्यूल जो बच जाएंगे वो किसके बच जाएंगे, दैट इज D2O के बच जाएंगे। वही लिखा हुआ है preparation. It is prepared by exhaustive electrolysis of ordinary water. It was shown that ordinary water contains very small proportion of D2O. So when prolonged electrolysis करते रहते हैं वाटर की, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाती है, D2 अंदर ही रहता है और वाटर जो है वो एनरिच हो जाता है किसके अंदर, हैवी वाटर, मैक्सिमम H2O निकल गया H2 और O2 में, तो अंदर D2O की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बल्कि परसेंटेज बढ़ जाएगी। यूजेस क्या है इसके, ये 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, मॉडरेटर की तरह काम आता है। ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या होता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में उनको स्लो डाउन करना। ठीक है, ट्रेजर कंपाउंड, इट इज यूज्ड एज ए ट्रेजर कंपाउंड इन स्टडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी आज हमने पढ़ी भी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, न्यूमेरिकल था, सॉरी कॉन्सेप्चुअल था। आप देखिए जरा, ये क्वेश्चन आया AIPMT मेंस 2010 में, सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवन बिलो, बताते हैं कौन कौन सी करेक्ट है। ठीक है, हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर, यस अभी अभी पढ़ा। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, हाँ ये, और दूसरा है, थर्ड है, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अच्छा सॉल्वेंट तो H2O होता है, क्यों, क्योंकि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो करेक्ट नहीं है। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, हाँ ये करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी हो जाएगी, दैट इज 1, दैट इज 1। नेक्स्ट इज डाइहाइड्रोजन विल एक्ट एज ए फ्यूल, यस दिस इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। पढ़ा है ना हम लोगों ने फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे, साथ में क्या निकलेगी, बहुत सारी हीट, और यही हमारा फ्यूल की तरह काम करेगा। इसी को हाइड्रोजन इकोनॉमी भी बोलते हैं। ऐसी प्रोटोटाइप कार्स बन भी चुकी हैं जिनमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। इसके नोट्स PDF की फॉर्म में या इसकी प्रैक्टिस शीट आप डाउनलोड करने के लिए, कैसे डाउनलोड करना है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।